आप जिस क्षेत्र से आती हैं बेतिया से, मैं उसी के बगल से हूँ मोतिहारी से। तो भोजपुरी में कहूँगा बहुत बहुत सबसे पहले रउआ के बधाई बा। एक पद रउआ मिलल बाटे और अब मुख्यमंत्री जब रउआ बन गल बानी तब केंगा रउआ देखा तनी कि आए वाला में वक्त में बिहार के का जरूरत बाटे। खासतौर पे राउर इलाका अगर चंपारण के बात करी जाओ, वहाँ ओइजन जो डेवलपमेंट के अगर हमनी के बात देखा जाए, डेवलपमेंट की बात देखा जाए, खासतौर पे बेतिया जैसे राज्य में, जो बेतिया राज्य कभी कहलाता था, वहाँ पे ऐतिहासिक धरोहर से ही मैं सवाल शुरू करूँगा। तो वहाँ की स्थिति अभी उतनी बेहतर नहीं दिखाई देती है। वो ऐतिहासिक धरोहरें जो हैं अब ख़त्म हो रही हैं, तो उसको किस तरीके से आगे ले जाने की कोशिश है? देखिए, सबसे पहले तो रुआ एचएस परिवार के, टीवी परिवार के हम सबसे पहले धन्यवाद देतनी और यहाँ के दर्शक के हम शुभकामना करतनी और एचएस परिवार के दर्शक की कि रउआ लोग आज हमरा लगे आइल बनी चंपारण के बेटी होला के नाते। रउआ जानत होकेम कि जब हम कला संस्कृति मंत्री रही, उनमें भी बहुत कुछ काम भइल बा और बेतिया की धरोहर जोन बा उ धरोहर के अक्षुण्ण रखे खातिर भी कारबार चल रहा बा और निश्चित रूप से आए वाला समय में ओकरा के और ज़्यादा विकसित कइल जाई। जैसे रुआ के हम बताएं कि नरकटियागंज में बापू के जोन हमनी के जगह बा, तो ओकरा के देख ली आज कितना डेवलप भई। वृंदावन बा कितना डेवलप भई, बितिहारवा के जोन डेवलप भई तो शुरू से हम ही लोग जोड़नी जाए। आज जोन हमनी के धरोहर जोन टाइगर प्रोजेक्ट बा, वो एगो पूरे बिहार में टाइगर प्रोजेक्ट बा। तो टाइगर प्रोजेक्ट से आज वाल्मीकि नगर के बढ़ोतरी भइल कि ना बढ़ी। तो ये सारा काम चल रहा बा और धीरे धीरे हमनी के ओकरा के पर्यटन के रूप में भी विकसित काफ़ी भइल बा और भी विकसित करे की कोशिश कर। बात जो मैं करना चाहता हूँ खासतौर पे अभी जो आप उप मुख्यमंत्री बनी, स्टार्टिंग से जब बात करते हैं हम लोग, इंश्योरेंस एजेंट उस समय जब आप थी और वहाँ से एक स्टार्टिंग होता है और बहुत लोग नहीं जानते हैं आजकल, खासतौर पे जो युवा हैं वो अपने उप मुख्यमंत्री को उतना बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो वो सफ़र जो था उसके बारे में आप कुछ बताइए। 1991 में आप अचानक से जब पहुंचती हैं, 1992 में आप महिला मोर्चा में आती हैं, जो दुर्गा वाहिनी है उससे जुड़ती हैं। नहीं, 88 से आप जुड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सभी को पता नहीं है कि 73 में मेरी शादी हुई और 79 में मेरे पति का देहांत हो गया। और मेरे पति जो थे उस समय एक कंपनी थी पियरलेस इंश्योरेंस कंपनी, जो ऑल इंडिया में चलती थी। उसके ये ऑल इंडिया के टॉप टेनर थे। उस समय मेरे बच्चे, मेरी बेटी 2.5 साल की थी और मेरा बेटा 6 महीने का था। मैं कलकत्ता में निवास करती थी। मैं कलकत्ता में भी मेरा ससुराल है और वहाँ भी मैं रहती थी। तो जब इनके देहांत के बाद हमारे छोटे छोटे बच्चे थे तो मैंने माँ के पास रखा और माँ के पास से और कलकत्ता दोनों जगह रहते हुए हमने उस काम को, पहली बार कोई महिला थी जो अपना पति का काम उस बड़े इंश्योरेंस कंपनी में, ये इंश्योरेंस कंपनी था, उस इंश्योरेंस कंपनी में पहली बार मुझे ट्रांसफ़र मिला। और पहली बार जब ट्रांसफ़र मिला तो उस समय मैं 3 महीने के बाद, मुझे पता नहीं, मैं अपना जब बोरिया बिस्तर उठाई तो मैं ये बेतिया, एक चंपारण ही, एक बिहार ही नहीं, मेरा क्षेत्र था आसाम, मेरा क्षेत्र था अरुणाचल, मेरा क्षेत्र था बंगाल, मेरा क्षेत्र था यूपी और मेरा क्षेत्र था साउथ। पूरा साउथ में जब उठती थी, श्रीकाकुलम से उतरते हुए विजयनगरम होते हुए, वाइजाग होते हुए, विजयवाड़ा होते हुए, मछलीपट्टनम होते हुए, इस तरह से वारंगल होते हुए मैं मद्रास जाती थी। ये जो और आपका इधर से जो उठती थी मैं, तो उस समय अरुणाचल और आसाम का काम करती थी। तो एक जो शक्ति मिला, और मेरे पास उस समय 10,000 कार्यकर्ता थे जो मेरे नीचे जूनियर थे, किसी न किसी रूप में सब लोग काम करता था। और 10,000 का समूह लेके मैं 79 से काम शुरू की और 88 में एक परिवर्तन आया मेरे साथ कि माननीय आडवाणी जी, माननीय मृदुला सिन्हा जी रथ यात्रा में जब गई तो मृदुला दी ने घर में गए और माँ से कहीं कि बेटी को हमको दीजिए, और माननीय आडवाणी जी ने पिताजी को बुला के
कहा कि नहीं रेनू को बेटी में हम लोग को की है दीजिए। आपके पिताजी भी जबकि संघ से ही मेरे थे? पिताजी संघ परिवार मेरे जो थे इंजीनियर थे। मेरे पिताजी संघ परिवार के नहीं थे, मेरी माताजी संघ परिवार की थी। और संघ परिवार का अगर उत्पत्ति मुजफ्फरपुर में हुआ तो 1935 में मेरे नाना के घर में हुआ और 1972 तक संघ कार्यालय रहा। हम लोग जब बच्चे में स्कूल में पढ़ते थे, जैसे छुट्टी होता था हम लोग अपने मामा के घर आ जाते थे मुजफ्फरपुर में, जिसको निवास स्थान कहा जाता था। उस निवास स्थान में बड़े सभी लोग जब जाते थे संघ के लोग उनसे मिलते थे, सब करते थे। और मेरी माँ का तो पूरा उसी के साथ, मेरी नानी दादी सारे लोग जो है उसी में अपना रहती थी। महिलाओं को जोड़ना, दिया छाप लेके चलना, ये हम लोग उनसे ही सीखे थे। चलिए, तो ये तो एक संघर्ष की कहानी रही आपकी, एक महिला होने के नाते। उस समय राजनीति में आने का आपका पहले से क्या कोई ऐसा इंटरेस्ट था या फिर वो आडवाणी जी की वजह से ही? देखिए, राजनीति में आने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं 79 से 50 और 60 हज़ार रुपया महीने में कमाती थी और अपने बच्चों को देखते हुए पूरे देश भर में मैं अपना बताई कि कहाँ कहाँ मैं जाती थी। लेकिन एक सेवा का भाव मेरे में था। अगर किसी को कोई तकलीफ़ होता था बेतिया शहर में तो सीधे मेरे पास लोग आते थे और जहाँ तक भाव होता था हम उसे मदद करते थे। और उस काम को धीरे धीरे बढ़ते गया। चाहे कलकत्ता में रहे वहाँ भी वही हाल होता था और इस तरह से काम बढ़ते गया। और एक रुझान हमारा कभी पॉलिटिक्स का रुझान नहीं रहा। आज भी मुझे पता नहीं है कि राजनीति क्या है। मुझे काम करना है, सेवा करना है और काम से आगे जाना है। मेरे को पता नहीं कौन क्या है नहीं है, ये हम नहीं जानते। जो जिम्मेदारी मिली उस जिम्मेदारी को हम निभाए। ये तो आपके जीवन की जो शुरुआत है उसकी कहानी रही। अब आप ये उप मुख्यमंत्री का पद आप संभाल रही हैं। अब आगे बिहार की जो राजनीति होगी, बिहार के जो जन सरोकार के काम होंगे, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। खास तौर पे पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो मंत्रालय आपको मिला है। तो इस मंत्रालय में आगे आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे काम हैं जो ज़रूरी है करना? महिलाओं को आरक्षण तो मिला हुआ है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ रहा है, लेकिन कागज़ों पे ज़्यादा दिखता है वो महिलाएं ज़्यादातर जो है वह मीटिंग्स में उस तरीके से नहीं पहुंचती। वहाँ पर भी एक तरीके का दखल उनके परिवार के पुरुषों का ज़्यादा दिखता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे आप पार पाने की कोशिश करेंगे और महिला सशक्तिकरण को और ज़्यादा प्रभावी तरीके से कैसे लेके जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो आपने कहा वो कुछ दिन पहले था। आज आप देखे होंगे कि महिलाओं में बहुत सारा कॉन्फिडेंस हो गया और आज हमारी महिलाएं मीटिंग में बैठती हैं, चलती हैं और काम भी करती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी महिलाएं, लेकिन हम लोग कोशिश है कि हमारी सारी महिलाएं खुद डिसीजन ले, खुद काम करें और आगे बढ़ें। महिला सशक्तिकरण की बात आई, अभी एक घटना हुई वैशाली में, जिस तरीके से एक लड़की को जो है जिंदा जला दिया गया, जो उसके साथ छेड़खानी की कोशिश हुई। उसके बाद कोई सरकारी नेतृत्व नहीं पहुंचा, कोई सरकार का। सबसे बड़ी बात आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस समय घटना घटी थी उस समय चुनाव का गिनती नहीं हुआ था, लेकिन हमारे पदाधिकारी इतने सजग थे कि उन्होंने उनपे जो किए हुए जो आरोपी थे, 3 आरोपी थे जिसमें एक पकड़े गए और की कुर्की जब्ती हुई और उस पर वो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, काम भी किया है। जब आपने पहली बार हमसे पूछा है, सारे हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि तो क्या सरकार की तरफ से कोई नहीं पहुंचेगा उस परिवार के पास? अभी भी तो अब तो सरकार बन गई आपकी। बात होती है, बात होगा, निश्चित रूप से पहुंचेंगे। लेकिन उन्हें जो उनके पिताजी का जो डिमांड था कि उनको सज़ा होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, निश्चित रूप से उसमें एक अरेस्टिंग भी हुआ, 2 को कुर्की जब्ती हुआ है। अब आप उप मुख्यमंत्री बनी हैं तो शेल्टर हाउस जैसे जो मामले सामने आए, या फिर नौरूना केस जिसे अब बंद कर दिया गया, सरकार CBI ने कोर्ट में लिख के दे दिया कि बंद कर दिया जाए, इसमें कोई ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो सरकार को ये ज़रूरी होता है कि इन मामलों के हिसाब से कुछ नए तरीके ईजाद किए जाएं ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। शेल्टर हाउस का जो मामला था उसके बाद से ऐसा कोई दूसरी घटना ना हो, इसके लिए कोशिश होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक शेल्टर हाउस और अन्य शेल्टर हाउसों को लेकर के कोई कड़े नियम या फिर वहाँ पे बच्चियाँ कैसे रह रही हैं उसको देख रेख करने का कोई एक खाका तैयार नहीं हुआ। क्या इस सरकार में आप करने की कोशिश?
निश्चित करने की कोशिश करेंगे हम, अच्छा से करेंगे कि किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये मामला जो है इस तरीके से करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलते चलते जो है पॉलिटिक्स तो ज़रूरी है। इससे मैं सवाल इसलिए पूछना चाहूँगा क्योंकि आत्मनिर्भर बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं बिहार को। बीजेपी का एक तरीके से मेन फोकस है आत्मनिर्भर बनाने का बिहार को। बिहार में आत्मनिर्भरता लाने के लिए आज भी जो है यहाँ के आपने भी 19 लाख रोजगार की बात कही है बीजेपी में, लेकिन आत्मनिर्भर की जब बात आती है तो सिर्फ उसमें नौकरी नहीं आता है, अन्य तरीके के भी रोज़गार आते हैं या ऐसी बातें हैं। लेकिन युवा जो है बिहार में अभी भी एक सरकारी नौकरी को लेकर के इंटरेस्ट बना हुआ होता है। उस युवा के मन को किस तरीके से बदलने की कोशिश है और क्या आत्मनिर्भर अगर बिहार बनेगा तो क्या ये सिर्फ जो है एक तरीके से जो नया तरीका है क्या क्या ईजाद करने की कोशिश जो है बीजेपी की है, किस तरीके से आत्मनिर्भर? सबसे बड़ी चीज़ है कि आत्मनिर्भर बिहार हमारे हर एंगल से बढ़ेगा। हम इंडस्ट्रीज में भी लोगों को आग्रह कर रहे हैं, उसमें भी हमारे बच्चे आ रहे हैं, बाहर से भी, और जितने भी हमारे काम हैं जहाँ से हम कहते हैं कि लोकल टू हम वोकल बनाना चाहते हैं। अगर हम अपने काम को लोकल से हम वोकल अगर बनाते हैं, पैकेजिंग अच्छा करते हैं तो हमारा डिमांड भी बहुत होगा। आपको आश्चर्य लगेगा कि आज कुष्ठ समाज के लोग जो कि एक यहाँ पे कम से कम 15 टोलियाँ हैं जो रक्सौल के आसपास सारे लोग काम करते हैं और सब हथकरघा करते हैं। उनका जो मटेरियल सामान है जो बनाते हैं, चादर या वो स्कार्फ बनाते हैं, 60 लाख रुपए का उनका जो है हर साल विदेश में उनको भेजा जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ है जिसको हम वोकल नहीं कर पाए, उसको वोकल भी करेंगे। इसमें भी हमारे बहुत सारे लोग लगेंगे, उनको भी रोज़गार मिलेगा और काम भी मिलेगा। तो ये एक पूरा मतलब एक तरीके से खाका तैयार है कि इस बार की सरकार में निश्चित रूप से देखिए ये जो है सरकार बहुमत की सरकार है और वो काम करेगी, निश्चित रूप से काम करेगी। उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं आप, जिस पे कभी सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे। चलते चलते मैं ये लास्ट आखिरी सवाल मैं पूछ लेना चाहूँगा क्योंकि राजनीति से जुड़ा सवाल है। क्या लगता है बीजेपी जिस तरीके से मजबूत स्थिति में बिहार में आ रही है, आने वाले वक्त में बीजेपी क्या बिहार में मुख्यमंत्री भी देगी? ऐसा तो कुछ अभी नहीं है, हमारे गार्जियन नीतीश जी भी हैं, रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो बहुत ही सरल तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया रेणु जी ने और एक बार फिर से उनको उप मुख्यमंत्री के पदभार संभालने के लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आशा यही है कि बिहार का विकास जिस तरीके से सुशासन की बात होती आई है 2005 के बाद से, वो सुशासन की सरकार अगले 5 सालों में बहुत कुछ और नया अचीव करे। आत्मनिर्भर बिहार की जो बातें हैं उसको खास तौर पे धरातल पर उतारा जाए ताकि युवाओं की अपेक्षा जो है सरकार से पूरी हो सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए HS बिहार के साथ। धन्यवाद।